नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हो दोस्तों? वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज इस वीडियो में आपका स्वागत है, जिसमें हम कवर करेंगे मैच नंबर 5। ये मुकाबला होने वाला है गुजरात जायंट्स और मुंबई इंडियंस के बीच। ग्राउंड बड़ोदरा का ही रहेगा। दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ये वीडियो प्लीज पूरा देखिएगा, इसमें कुछ अलग है। वी हैव डेवलप्ड एन एआई टूल जिसकी मदद से वी एनालाइज ईच एंड एवरी मैच, each and every player's performance based on their historic performance, head to head और venue data। और उसके बेसिस पे वी सजेस्ट ईवी टेबल, जिसमें हम प्रोवेल लाइनअप के हिसाब से उनके ईवी पॉइंट मेंशन करते हैं सेकंड लास्ट कॉलम में। और ये ईवी पॉइंट बेसिकली फैंटेसी पॉइंट्स हैं। तो हमें उम्मीद है कि गार्डनर जिस फॉर्म के साथ खेल रही हैं, वो आज भी आपको कम से कम 80 के आसपास की पॉइंट दे जाएंगी। डॉटन भी 70 से 73 पॉइंट। वैसे ही बाकी टीम के भी, दूसरी टीम के भी ऑलराउंडर जो हैं, लाइक मैथ्यूज, ब्रंट एंड एमिलिया कर, ये भी काफ़ी उम्दा प्रदर्शन करेंगी। तो आप इस ईबी टेबल को भी मद्देनजर रखते हुए अपनी टीम डिसाइड कर सकते हैं। आगे आने वाली स्लाइड्स में आई विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरी लॉजिक। वी विल एनालाइज हेड टू हेड डेटा, वेन्यू, सेंटीमेंट्स 11 क्या हो सकती है, और शॉर्ट लिस्टेड प्लेयर कौन से हो सकते हैं, कौन से डिफॉल्ट प्लेयर्स हैं जो पिक करने हैं, और कुछ डिफरेंशियल प्लेयर्स। तो ये सब मिलने वाला है आपको इस वीडियो में। तो प्लीज़ अंत तक जुड़े रहिएगा और पूरे प्रोसेस को एंजॉय करिएगा। और जो भी टीम आप बना रहे हैं, उसके पीछे का जो लॉजिक है वो आपको भी समझ आना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, कृपया हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और इस चैनल पे आपको लास्ट मिनट जो भी अपडेट होगी वो दी जाएगी, जो भी फाइनल कॉम्बिनेशन होगा ड्रीम 11 का, जिससे हम लोग खेलने वाले हैं, वो सारी टीम आपको दी जाएंगी, जीएल, स्मॉल लीग और हेड टू हेड टीम्स भी। दोस्तों, इस वेन्यू पे ऑलरेडी 4 मैचेस हो चुके हैं। उसके बेसिस पे आई हैव ट्राइड टू एनालाइज द स्कोरिंग पैटर्न एंड प्लेइंग कंडीशंस। तो इनिशियली ये पिच जो है वो एज अ बेटर पैराडाइज बिहेव की थी, बट अब आप देखेंगे लास्ट के 2 मैचेस में सिर्फ 140 के आसपास का फर्स्ट इनिंग का स्कोर है। और कॉमन बात यह है, चारों ही मैचेस में, चाहे जिस पिच पे 200 बना हो, 180 सुपर बना हो, 140 के आसपास बना हो, चारों के चारों मैचेस चेसिंग टीम जीती है, यानी कि आसानी से चेस कर लिया गया है। शाम के मैचेस हैं, इंडियन कंडीशन में अभी हल्की हल्की सर्दी है, और इसलिए ड्यू का जो इम्पैक्ट है वो बेसिकली फर्स्ट इनिंग के हाफ से ही दिखने लगता है। तो फर्स्ट इनिंग के मिडिल ऑर्डर के बैटर्स एंड सेकेंड इनिंग के ओपनर से लेकर मिडिल ऑर्डर तक, इनको बैटिंग करने में काफ़ी आसानी होती है। इसलिए कोई भी कैप्टन टॉस जीत के बॉलिंग ही प्रेफर कर रहा है, और सेम ट्रेंड हम आज भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, क्योंकि अब पिच यूज हो चुकी है। कोई भी टीम टारगेट के हिसाब से उसको चेस करना प्रेफर करेगी, रादर देन एक टारगेट देके डिफेंड करना। दोस्तों, इस मैच में जितने भी, इस टूर्नामेंट जितने मैचेस हुए हैं, उसमें फर्स्ट इनिंग में हमने देखा है कि ज़्यादा विकेट गिरे हैं। और पिछले 2 मैचेस में तो लगभग टीमें ऑल आउट हुई हैं फर्स्ट इनिंग की। तो एवरेज फर्स्ट इनिंग जो विकेट है वो 9 हो चुका है, और सेकंड इनिंग का 4 ही है। एवरेज प्रति ओवर रन 7.5 बन रहे हैं। अब इस वेन्यू पे गुजरात 2 मैच खेल चुकी है, तो एक हारी थी और एक जीती थी। जो हारी थी उसमें वो डिफेंड करने की कोशिश कर रही थी, 200 का टोटल, बट वो डिफेंड नहीं हो पाया था। आरसीबी ने चेस कर लिया था। एमआई के साथ भी सेम कहानी है। उन्होंने जो मैच खेला वो हारे, बिकॉज उसमें वो बैटिंग फर्स्ट कर रहे थे और दिल्ली से हार गए थे। दिल्ली ने चेस कर लिया था, हालांकि मुकाबला बहुत क्लोज गया था। वेल क्लियर रहना चाहिए, आपको मैच पूरा देखने को मिलेगा। अब इस ग्राउंड पे जो 2 मैचेस गुजरात के हुए हैं, उसमें से जो भी परफॉर्मर्स निकल के आए हैं, उनको एक बार हम रिव्यू कर लेते हैं। तो देखिए, 2 परफॉर्मर जो स्टैंड आउट परफॉर्मर हैं दोनों मैचेस में, वो हैं एशली गार्डनर और डियांडा डॉटिन, जो दोनों ऑलराउंडर हैं और टीम में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। गार्डनर दो दो विकेट लिए हैं दोनों मैचेस में, और 2 हाफ सेंचुरी हो चुकी हैं। एक तो उनकी 79 की नॉकआउट नॉक आई थी बैटिंग फर्स्ट करते हुए। डियांडा डॉटिन भी बैटिंग से भी बराबरी का योगदान देने की कोशिश कर रही हैं, ऑल्दो इनका बैटिंग और थोड़ा नीचे है। लास्ट मैच में इन्होंने 33 नॉट आउट का ताबड़तोड़ फॉर्म में खेल रही थी, और इनके 2 विकेट थे और फर्स्ट
मैच में एक विकेट था। लास्ट मैच की जो डिफरेंशियल प्लेयर निकल के आई थी वो थी प्रिया मिश्रा, जिन्होंने 3 महत्वपूर्ण विकेट चटकाए थे यूपी के, और इस वजह से गुजरात को ये मैच जीतने में काफी आसानी रही। बड़े बड़े प्लेयर्स को उन्होंने चलने ही नहीं दिया। टाइलर मैकग्राथ को 0 पे भेज दिया और ग्रेस हैरिस को 4 रन के बाद इन्होंने आउट कर दिया था। तो ये 20 वर्षीय युवा प्रतिभा ये इस टीम में बहुत ही बड़ा योगदान दे रही थी लास्ट मैच में। हो सकता है ये आज भी रेप्लिकेट करें वही फॉर्म। फर्स्ट मैच में बेथ मुनी ने हाफ सेंचुरी लगाई थी, बट सेकंड मैच में वो डक पे गए थे। और सेकंड मैच में हार्डलिन देवल को थोड़ा सा प्रमोशन मिला था, इस वजह से उन्होंने 34 नॉट आउट खेला। उम्मीद करते हैं कि आज के मैच में भी थोड़ा मौका मिले और वो अच्छा कंट्रीब्यूट कर सकें। फर्स्ट मैच में उनका कोई ज़्यादा योगदान नहीं था, सिर्फ 9 रन बनाए थे। एक और स्टैंड आउट प्लेयर निकल के आई थी, वो थी काशवी गौतम। इन्होंने सबसे बेहतरीन स्पेल डाला था इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी। 3.75 की इकोनॉमी इन्होंने मेंटेन की थी 4 ओवर के साथ। काफी सारी डॉट्स डाली थी और एक विकेट लिया था जो कि बोल्ड या एलबीडब्ल्यू था। तो इनका परफॉर्मेंस भी काफी इंप्रेसिव था। सायली सदगरे को सेकंड मैच में ज्यादा मौका नहीं मिला। पहला स्पेल इनका पिट गया था, उसके बाद इनको 2 ही ओवर के बाद इनको बॉलिंग से बैठा दिया गया। बट पहले मैच में जरूर इनको एक विकेट मिला था, बिकॉज इनको पूरे 4 ओवर कराए गए थे। गौर फरमाने वाली बात यह है कि लॉरा वुल्फार्ट अभी तक दोनों मैचेस में बहुत ही फीका प्रदर्शन दिया है। पहले मैच में 6 रन, दूसरे मैच में बहुत ही स्लगिश 22 रन, इसलिए वो टॉप 5 में भी जगह नहीं बना पा रही हैं। मुंबई जब इस ग्राउंड पे खेली थी दिल्ली का मैच, तो गाइज वहां पे नो वंडर ये 5 प्लेयर हमें देखे थे परफॉर्म करते हुए, और ये ही एंटिसिपेटेड रहते हैं कि यार यही परफॉर्म करेंगे, और इन्होंने किया भी था। तीनों ऑलराउंडर ने एक अच्छा प्रदर्शन दिया था। हालांकि मैथ्यूज बैट से फ्लॉप हुई थी, 0 पे आउट हुई थी, लेकिन उन्होंने 2 विकेट निकाल के फैंटेसी प्लेयर्स के लिए भरपाई कर दी थी। सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस आया था नेटले सेवर का, 18 नॉट आउट और एक विकेट। एमिलिया कर के भी 2 विकेट थे और 9 रन थे। ये रन आउट हो गई थी गलती से, लेकिन अगर ये नहीं होती तो ये बैटिंग से भी योगदान दे सकती थी। लेकिन जो बैटिंग जिसकी देखना मुझे मजा आया था पर्सनली, वो थी हरमनप्रीत कौर। ये हरमनप्रीत कौर नहीं है दोस्तों, ये हरिकेन कौर है। ये आंधी की तरह आती हैं और पिच पे तूफान मचाती हैं। 30-40 रन कब बन जाते हैं आपको पता ही नहीं चलता है। और इस सिमिलर प्रदर्शन आज भी दे सकती हैं। वो क्यों दे सकती हैं आगे आने वाली स्लाइड्स में आप खुद ही समझ जाएंगे। हेड टू हेड रिकॉर्ड इनके सबसे ज़्यादा बेहतरीन है अगर मैं बैटिंग नंबर्स की बात करूं तो। इस्माइल ने एक विकेट निकाला था। ये अपने 3 ओवर तो पीपी में डाल जाती हैं और चौथा ओवर भी लेके बहुत जल्दी आ गई थी, और इनको एक सफलता चौथे ओवर में ही मिल गई थी। दोनों ही टीमें 4 बारी आमने सामना कर चुकी हैं, जिसमें चारों बारी मुंबई ने फतेह हासिल की है। गुजरात का अभी भी खाता खुलना बाकी है। देखते हैं आज इस पैटर्न में कोई चेंज होता है या नहीं। अब 2 सीजन हो चुके हैं, 4 मैच हो चुके हैं। हम वन बाय वन सारे हेड टू हेड मैच रिव्यू करेंगे, बिकॉज ये हेड टू हेड डेटा बहुत ही क्रुशियल रोल प्ले करता है। तो जो 2024 में इनका दूसरा मैच हुआ था, 190 बनाए थे जाइंट्स ने पहले बैटिंग करते हुए, 191 इंडियंस ने चेज कर लिया था 3 विकेट के नुकसान पे ही। उसमें सबसे बड़ा योगदान आया था हरिकेन कौर का, 95 नाबाद। तो ये प्लेयर मतलब खास है आज के मैच में। जो रिस्क टेकर हैं वो इन्हें रेट कर सकते हैं किसी भी ऑलराउंडर से भी ऊपर। यस्का भाटिया ने भी काफ़ी अच्छा योगदान दिया था, 49 बनाए थे। मैथ्यूज का बैटिंग से ठीक ठाक योगदान आया था और एक विकेट उनको मिला था। शाइका ईशा को 2 विकेट मिले थे, सजना को एक, इस्माइल को एक। गौर फरमाने वाली बात है कि कर और नेट सिवर दोनों का परफॉर्मेंस इस मैच में बहुत ही बेकार आया था। ना बैटिंग से उन्होंने किया था, ना ही बॉलिंग से। गुजरात से देखिए, मूनी की एक शानदार हाफ सेंचुरी आई थी, बट हेमलता की उससे ज्यादा शानदार हाफ सेंचुरी आई थी। फुल मनी जो शायद अभी तक खेली नहीं है, फुल मनी, ये तो फुल मनी खेलती हैं, तो इनके भी 21 रन ऐसे ना बात। बैटिंग से गार्डनर नहीं चली थी जो इस सीजन चल रही हैं, 1 रन बनाया था, बट इन्होंने एक विकेट भी लिया था, और एक विकेट कन्वर का था, एक विकेट शाकिल का था। सीजन सेकंड का जो फर्स्ट मैच था, उसमें गुजरात का अगेन बहुत ही खराब प्रदर्शन था।
बहुत ही कम टारगेट दिया था इन्होंने बैटिंग फर्स्ट करने के बाद। उसमें सबसे हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन ना किसी बैटर का था, ना किसी बॉलर, ना किसी ऑलराउंडर का। सबसे ज़्यादा रन मारे थे इनकी कन्नर ने। तो 28 रन मारे थे इन्होंने और 2 विकेट भी लिए थे। वहीं पे गार्डनर बॉलिंग से फ्लॉप हुई थी, सिर्फ 15 रन का योगदान दिया था, और मूनी का भी एक 24 रन की ठीक ठाक सी पारी आई थी। बुलफार्ड आपको कहीं दिखेंगे नहीं बिकॉज ये मोस्टली मैचेस में अनअवेलेबल थी, और एक मैच जो खेले हुए थे उसमें उन्होंने कुछ किया नहीं था। यहाँ से फिर से देखिए हरिकेन की आंधी, 46 नॉट आउट, मतलब कि अगर और रिक्वायर्ड होता टोटल तो ये 50 से ऊपर इसमें भी मारती। एम्लियाकर ने 31 रन मारे थे, पर 4 विकेट लिए थे, जिसकी वजह से गुजरात पूरी की पूरी फ्लॉप हो गई थी। मैक्सवेल का 1 रन था, 1 विकेट था और 22 रन थे। इस्माइल के भी 3 विकेट थे। मैथ्यूज का अगेन बैटिंग से फ्लॉप प्रदर्शन, बॉलिंग से 1 विकेट। सीजन 1 में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी कोई स्टैंड आउट और बैटर निकल के नहीं आया। देओल ने 22 रन का कंट्रीब्यूशन किया था। गार्डनर अगेन फेल हुई थी बॉलिंग से, बट बैटिंग से बहुत ज़्यादा हिट हुई थी, 3 विकेट। और कन्वर एज यूजुअल वो विकेट टैली में रहती हैं, चाहे 1 विकेट लें या 2 विकेट लें, बट वो विकेट लेस नहीं गई हैं इस पर्टिकुलर टीम के खिलाफ। फिर से हरिकेन कौर को देखिए, अर्धशतक। यस्टिका भाटिया 44 रन, नेट सिवर 36 रन, 3 विकेट। एमिलिया कर 19 रन, 2 विकेट। और मैथ्यूज के इसमें 3 विकेट। ये बैटिंग से नहीं चली थी दोस्तों। और अब जो आखिरी मैच है, यानी कि फर्स्ट सीजन का फर्स्ट मैच, इसमें हेमलता के 20। गार्नर देखिए यहाँ पे तो डक पे चली गई थी, लेकिन विकेट फिर भी कन्वर का 1 विकेट यहाँ भी था। हरिकेन आंधी यहाँ भी चली थी, 65 रन। और मैथ्यूज के इस वाले मैच में अच्छा प्रदर्शन आया था बैट से, बट फिर यहाँ पे बॉल से उन्होंने कुछ नहीं किया। कर 45 रन, 2 विकेट। क्या खेली है कर यार इस टीम के खिलाफ। और नेट सिवा 23 रन एंड 2 विकेट्स। प्रोवेल लाइनअप इस प्रकार से हो सकता है: बेथ मुनी, लॉरा वुल्फार्ड, हेमलता, एशले गार्डनर, डेना डॉटिन, हार्लिन देओल, सिमरन शेख, तनुजा कन्वर, साइली सदघरे, प्रिया मिश्रा, काशवी गौतम। इसमें जो एक चीज इनको करना चाहिए वो यूं नहीं होना चाहिए, यहाँ पे हरलिन देओल को भेज दो भाई, और हेमलता की जगह आप किसी एक ऑलराउंडर को मौका दे दो। डेनियल गिब्सन बैठे हुए हैं अभी तक, जो बैटिंग भी करना जानती हैं, और शायद बॉल मिले तो एक आध विकेट भी निकाल सकती हैं। सदगरे जगह पे भी आप ला सकते हो डेनियल गिब्सन को। एमआई में ख्याल से कोई भी चेंज ना करे, उनका ये दूसरा मैच ही है इस टूर्नामेंट का जिसमें, और इस टीम के साथ उन्होंने बहुत अच्छा मुकाबला खेला था, बहुत ही क्लोज जाके आ रहे थे लास्ट बॉल पे। अरुंधति के वो 2 रन नहीं आए होते तो ये मैच या तो ड्रॉ होता या ये जीत भी सकते थे। तो इस टीम में मेरे ख्याल से कोई चेंज एक्सपेक्टेड नहीं है, एक्सेप्ट संस्कृति गुप्ता। इनका वैसे भी कोई योगदान है नहीं, ना इनसे बॉलिंग कराई जा रही है, ना इनकी बैटिंग आने वाली है। तो इसकी जगह आप किसी और एक यंगस्टर को खिला लो, दैट कुड बी द ओनली चेंज। बाकी ये जो टॉप 5-6 प्लेयर आपको दिख रहे हैं, इनमें कोई चेंज नहीं होगा। और इन दो बॉलर में भी कोई चेंज नहीं होना चाहिए। स्ट्राइकर इशा को एक मौका और दिया जाना चाहिए। पिछले मैच में ज़रूर फ्लॉप गई थी, लेकिन इस टीम के खिलाफ अच्छा खेली थी, WPL में भी बहुत अच्छा खेली थी। तो इस मैच को इनको मौका दिया जाएगा ताकि ये शाइन कर सकें यहाँ पे, और विकेट टैली में अपनी उपस्थिति दर्ज कर सकें। दोस्तों अब सारे प्लेयर्स जो लगभग 30 से 40 प्लेयर होते हैं दोनों टीमों के स्क्वाड को मिला के, उसमें मैंने ये टॉप 11 निकाले हैं बेस्ड ऑन देयर फॉर्म इन लास्ट 12 मंथ्स, स्पेशली इन T20 फॉर्मेट, चाहे वो कहीं भी खेली हो। अकेले WPL की मैचेज ही नहीं, उसके अलावा भी 2024 के अंदर उन्होंने जितने भी मैचेस खेले हैं उनके बेसिस पे ये उनकी बैटिंग एवरेजेस हैं, ये उनके टोटल विकेट्स हैं। बाकी फील्डिंग असिस्ट भी आप देख सकते हैं, कैच, कीपर के साथ स्टंपिंग, एंड कुछ बैटर्स ने 50s में मारी हैं। तो वो सब मैंने मेंशन किया है, वो आप पढ़ सकते हैं एक के बाद एक। आप बस ये ऑर्डर जरूर देख लीजिएगा, उससे आपको हेल्प मिलेगी कि यार CBC को थोड़ा आप कैसे डिसाइड कर सकते हो कि भाई कर को अगर बनाना है C तो क्यों बनाना है, मैथ्यूज को अगर BC बनाना है तो क्यों बनाना है। तो इस तरीके से ये ऑर्डर है, आप पढ़ सकते हैं, और सारे वही यूजुअल सस्पेक्ट हैं सिवाय प्रिया मिश्रा को छोड़ के। देखिए प्रिया मिश्रा से ऊपर एक एवरेज और निकल के आ रही थी डेनियल गिब्सन की। तो अगर वो खेलती हैं तो obvious सी बात है फिर 11th प्लेयर हमारे डेनियल गिब्सन हो जाएंगी।
प्रिया मिश्रा फिर नीचे हो जाएंगी। लेकिन बाकी जितनी प्लेयर्स खेल रही हैं उनमें मुझे कोई टॉप 11 में जगह देने लायक नहीं लगा। हरलीन देवल को ला सकते थे, बट उन्होंने सिर्फ ओडीआई में ज़्यादा अच्छा किया है, T20 में उतना अच्छा नहीं किया। गाइस अब देख लेते हैं वेन्यू 11। तो वेन्यू पे देखिए ऑलरेडी दो मैच गुजरात के हो चुके हैं और एक मैच मुंबई का हो चुका। उसी के बेसिस पे मैंने ये प्रायोरिटी और डिसाइड किया है जिन्होंने जितने उन्होंने फैंटेसी पॉइंट्स बटोरे हैं और जो परफॉर्मेंस दी है। तो इसमें थोड़ा सा अगर आप ओडीआई वाला भी वेटेज देना चाहते हो तो वो आप प्रिया मिश्रा को दे सकते हो। इन्होंने ओडीआई में 5 विकेट निकाले थे और अब दो मैचेस में भी 3 विकेट निकाल चुके हैं। तो प्रिया मिश्रा वेन्यू पे एक लीडर बन के उभरी हैं। उसके अलावा मैथ्यूज भी देखिए इस ग्राउंड पे ओडीआई सीरीज खेली थी जिसमें उनका ना बैटिंग से एक सेंचुरी आया था, लेकिन बाकी दो मैच में दो डक्स भी थे, लेकिन विकेट्स टैली में ये थी। हरलीन देवल को भी मौका मिला था ओडीआई सीरीज में जहां पे उन्होंने भी एक सेंचुरी मारी थी और एक 44 रन मारे थे। हरमनप्रीत कौर का भी इस सीरीज में ठीक ठाक सा प्रदर्शन था और इनका तो वैसे भी बढ़िया प्रदर्शन रहता है पर्टिकुलर दिस साइड। तो जो प्लेयर वेन्यू पे हैं वो कहीं ना कहीं हम हेड टू हेड में भी देख चुके हैं। दोस्तों अगर मैं टेम्पलेट टीम की बात करूं कि जो सिलेक्शन परसेंटेज या भाई भेड़ चाल वाली टीम तो यार ये है पांचों ऑलराउंडर्स और कीपिंग से बैट्समैन। बॉलिंग से देखिए इस्माइल को भी फिक्स रखना ही पड़ेगा क्योंकि और कोई स्टैंडर्ड बॉलर तो है नहीं। प्रिया मिश्रा सिर्फ एक मैच में चली हैं, कन्वर किसी मैच में नहीं चली हैं, शाइका इशाक ने पिछले मैच में बहुत गंदा खेला है। तो बॉलर्स आपके पास कोई स्टैंडर्ड बॉलर है ही नहीं, तो इस्माइल ही है। तो मतलब आपके 8 प्लेयर फिक्स हो गए भाइयों, ठीक है। अब बचा क्या है? प्रिया मिश्रा छोड़ना है, बॉलिंग सेकंड में देख लीजिएगा, छोड़ सकते हो तो। लॉरा वुलफॉर्ड छोड़ना है, छोड़ सकते हो क्योंकि अभी तक इसमें साइन नहीं किए हैं, हेड टू हेड में इनको ज़्यादा मौके नहीं मिले, अनुभव नहीं है और अब पिच थोड़ी सी बॉलिंग फ्रेंडली होती जा रही है। यस्तिका भाटिया मत छोड़ना क्योंकि ओपन करते हुए ये अच्छा खेल सकती हैं और 2 बारी 40+ मारा है इस टीम के खिलाफ। और इधर से कोई बहुत स्टैंडर्ड बॉलर तो दिखा नहीं अपने को, गार्डनर को खेलेंगी तो फिर लंबा खेल जाएंगी। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि लगभग टेम्पलेट टीम बन रही है, तो हमारी जो शॉर्ट लिस्टेड प्लेयर की लिस्ट में भी आप देखोगे तो लगभग इस लिस्ट में 6 प्लेयर्स आपको दिख रहे हैं जो चारों ही पैरामीटर पे खरे उतरे हैं। फॉर्म भी उनका गजब है, हेड टू रिकॉर्ड भी अमेजिंग है, इस ग्राउंड पे भी झंडे गाड़ रखे हैं और लोगों के मन को भी भा रखे हैं, यानी सेंटिमेंट्स में भी इनको जगह मिली हुई है। तो 3 लिस्ट में कॉमन है, यानी कि इसमें हेड टू हेड में अच्छा नहीं किया लेकिन वेन्यू पे अच्छा किया है, फॉर्म भी उनका गजब है और सेंटिमेंट्स भी गजब है। वो डॉटन का है, डॉटन को तो वैसे बाई डिफॉल्ट आप लेके चलोगे। लॉरा बुलफार्ड का भी देखिए वेन्यू रिकॉर्ड इसलिए आ गया बिकॉज और कोई प्लेयर है नहीं खास। प्रिया मिश्रा ने जरूर देखिए वेन्यू पे मचाया है, तो इसको आप कंसिडरेशन में रखिएगा। यस्तिका वाडिया का हेड टू रिकॉर्ड बहुत अच्छा है वेन्यू पे, हालांकि पहला मैच में वो उतना अच्छा नहीं कर पाई थी, कुछ 11 रन पे आउट हो गई थी, लेकिन देखिए कीपिंग से वैल्यू है आज के मैच में और आज के मैच में मुझे लगता है कम से कम 20 से 25 रन का योगदान तो दे सकती हैं और उससे ऊपर का भी। देखिए फिक्स और डिफॉल्ट पिक ऑलरेडी देखिए हमने 7 से 8 प्लेयर डिस्कस कर लिए हैं, उनमें से 5 की फोटो यहाँ भी लगी हुई है, आप देख सकते हैं। डिफरेंशियल में देखिए यहाँ पे हेमलता को लिया है मैंने, अगर ये 1 डाउन आती हैं तो देखिए इनके दो नॉक्स अच्छी हैं, 74 और 29 वाली। वैसे हुए नॉक अगर ये खेल जाती हैं आज तो ये बहुत ही बेहतरीन डिफरेंशियल होगा बिकॉज 2 फ्लॉप्स के बाद इनको लोग प्लान्स में नहीं रखेंगे। दूसरी आप एक हरलीन देल को भी प्लान्स में रख सकते हो अगर वो पहले बैटिंग करती हैं और 5वें या 6वें नंबर पे भी आ जाती हैं तो। ऑलराउंडर में कोई डिफरेंशियल नहीं दे पाया हूँ दोस्तों बिकॉज सदगरे को कोई लेगा नहीं और कोई ढंग की प्लेयर है नहीं, गिफ्सन का पता नहीं खेलेंगी नहीं खेलेंगी। तो बाकी दो जो डिफरेंशियल हैं दोस्तों वो आपके बॉलिंग सेक्शन से हैं और उसका लॉजिक आपको ऑलरेडी समझ में आ गया होगा। तनुजा कन्वर जो कभी भी विकेट लेस नहीं गई हैं अगेंस्ट एमआई, साइका इशाक ने या तो विकेट नहीं लिए हैं 0 विकेट या फिर इन्होंने 2 का टेबल पढ़ा है, 2 विकेट लिए हैं, एक बार 4 विकेट लिए हैं। दो टू वन टू 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 4। तो देखिए आज भी ये कुछ 1-2 का 4 कर सकती हैं, तो देखते हैं। देखिए बॉलिंग पैटर्न पे ज़रूर एक नज़र डालेगा बिकॉज जो आज के आपको CBC जो मैच जिताने वाले हैं, क्योंकि टीम ऑलमोस्ट सबकी कॉमन रहने वाली है लेकिन CBC इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे। तो वो CBC आप ना थोड़ा बॉलिंग पैटर्न और मैचअप्स को ध्यान में रखते हुए आप डिसाइड करेंगे तो ज़्यादा बेटर है। ये कह पाना मुश्किल होगा कि यार नेट्स पे ज़्यादा रन मारेगी या एमिला कर ज़्यादा विकेट कर लेगी या नेट से बर्बरन,
या फिर मैथ्यूज, ये प्रॉब्लम है। उधर से गार्डनर और डॉटिन भी है, ठीक है। तो ये 5 ऑलराउंडर में अगर आप कॉम्बिनेशन बनाने निकलोगे ना सीबीसी के, तो बहुत सारे कॉम्बिनेशन बन जाएंगे। लेकिन आपको अगर एक दो टीमें बनानी, तो वो आपको ये डेटा और जो आगे आने वाला मैचों का डेटा वो बारीकी से देखना पड़ेगा और पैटर्न को भी ऑब्जर्व करना पड़ेगा। तो पैटर्न में आपको एक विशेष बात बताता हूँ मैं। एमिलिया करके सारे ओवर जो है ना खत्म हो जा रहे हैं मिड फेज में। और मिड फेज में इनके पास कौन खेलने आती हैं? डिएंड्रा डॉटिन, जो बहुत तगड़ा मार रही हैं। गार्डनर, जो अच्छी फॉर्म में है। हरलीन देवल, जो भी नॉट आउट गई थी पिछले मैच में। तो यार, अगर ये तीनों प्लेयर इनको खेल गए तो इनको मैक्स टू मैक्स एक विकेट ही मिल सकता है। लेकिन सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटी किसके पास है विकेट्स लेने की? इस्माइल के पास। क्योंकि वुल्फार्ट फॉर्म में नहीं दिखी हैं, बेथ मूनी भी देखिए एक डक ले चुकी हैं पहली बॉल पे। और उसके बाद हेमलता, ये जो टॉप थ्री हैं, ये शेकी लगा है मुझे गुजरात का इस टूर्नामेंट में। इवन बेथ मूनी को भी मैं बहुत ज्यादा रिलायबल नहीं मान सकता हूँ। एक ही हेड टू हेड पारी इनकी अच्छी आई थी, बाकी 2 मैचेस में 3 मैचेस में कुछ खास नहीं किया हुआ है। तो इस्माइल के पास एक बहुत बेहतरीन चांस है विकेट्स निकालने का। ईशाक भी अगर पावर प्ले वाला ओवर अच्छा कर सकते हैं तो इनको भी एक विकेट मिल जाए शायद पावर प्ले में। सिवर का भी एक विकेट आ जाता है पावर प्ले में। लेकिन जो इनके विकेट गिरने हैं या गिर सकते हैं, जिस हिसाब से मैं देख रहा हूँ, फर्स्ट बॉलिंग वाली टीम जो है वो डेथ में ज़्यादा विकेट्स निकाल रही है बैक टू बैक। कल भी देखिए आरसीबी ने, बरेम ने एक ही ओवर में 2 विकेट निकाल लिए थे डेथ वाले ओवर में। तो उस हिसाब से देखिए नेट सिवर को बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलने वाला है। आज के मैच में 17 ओवर लेंगी। मैथ्यूज को भी एक 18वां ओवर मिलेगा, एक पावर प्ले का लास्ट ओवर मिलेगा, बिट के भी 2 ओवर मिलेंगे। तो ये थोड़ा एडवांटेज है इन दोनों ऑलराउंडर का, ओवर कर एंड प्लस इनकी बैटिंग भी ऊपर आती है। तो इसलिए आप कर को थोड़ा सीबीसी सेफली नहीं बोल सकते। ये आज की सीबीसी हैं दोनों कंडीशन में है, चाहे बॉलिंग फर्स्ट या बॉलिंग सेकंड। और इन दोनों की बैटिंग में गई टॉप थ्री में। तो यहाँ पे सीबीसी से मुंबई में मैं इन दोनों को आपको सजेस्ट करूंगा बेस्ड ऑन डेटा। और या फिर आप एक यहाँ का बनाओगे सी और एक यहाँ का बीसी, तो ऑब्वियसली बात है गार्डनर और इन दोनों में से कोई एक। डॉटन को भी कुछ टीमों में आप ट्राई कर सकते हो, कर के साथ भी आप बीसी ट्राई कर सकते हो कुछ टीमों में। तो एक टीम कह पाना बड़ा मुश्किल होगा इस पर्टिकुलर क्लैश के लिए, कि कौन सबसे ज्यादा पॉइंट देने वाला है, क्योंकि पांचों के पांचों ही कुछ ना कुछ करने वाले हैं अपनी अपनी टीमों के लिए। गुजरात से देखिए, इनका पावर प्ले फिक्स ही नहीं है। सदगरे 2 ओवर डाल जाती हैं, उसके बाद फिर उनको ओवर नहीं मिले थे लास्ट मैच में। डॉटन का एक ओवर आ गया था, गार्डनर का भी एक आ गया था, फिर गौतम से 2 ओवर डलवा दिए। गौतम ने हालांकि अच्छा किया था, तो गौतम से हो सकता है आज भी पावर प्ले में ट्राई किया जाए। कन्वर को ओवर क्यों नहीं दे रहे हो भाई? कन्वर को ओवर देने चाहिए। अब हो सकता है कि कन्वर थोड़ा सा बैकफुट के पे कर दिया उन्होंने, क्योंकि काश भी कल शाइन कर गई थी। तो अगर ऐसा होने वाला है तो कन्वर वो डिफरेंशियल चॉइस वाला पंट थोड़ा रिस्की हो सकता है अगर उनको मौके कम में। तो ये सब चीजें ना बारीकी से देखने वाली, कि भाई पंट लेना है तो क्यों लेना है, केवल हेड टू डेटा के बेसिस पे ही लेना है, या फिर जो उनको मौके मिल रहे हैं बॉलिंग डालने के उस हिसाब से भी देखना है। बट प्रिया मिश्रा एक स्टैंड आउट प्लेयर निकल गई थी, जिन्होंने पूरा मिडिल और ओवर कराया था और पूरी मिडिल ऑर्डर की वाट लगा दी थी यूपी की। सबसे धुरंधर ग्रेस हैरिस और टाइला मैकग्राथ, इन सबको फेल कर दिया था। तो अगर वैसा कुछ जादू दिखा तो हो सकता है आज हरिकेन को ये उड़ा दें। मुश्किल है वैसे, लेकिन फिर भी। तो बेसिकली ये थोड़ा देखने वाली है, इसलिए प्रिया मिश्रा थोड़ी सी चॉइस बेटर बन जाती है कन्वर के कंपैरिजन में। अब यहाँ पे कुछ नया नहीं है दोस्तों। अगर जब भी गुजरात के बैटर्स खेलते हैं ना, तो उसमें यार 4 प्लेयर लिख के रख लो, ये आपको लेने भी हैं। और इसमें बस सीबीसी का थोड़ा सा ध्यान रखने के लिए आप देख सकते हो कि यार बेस्ट मैचअप किसका निकल गया है। तो देखो, कर का बेस्ट मैचअप मुनी के साथ है, कर का बेस्ट मैचअप बुलफाट के साथ है, कर का बेस्ट मैचअप दियो के साथ है। बस अंतर यही है कि इनके जो ओवर आएंगे वो बुलफाट और मूनी को शायद खेलने को ना ही मिले, तो उससे पहले इस्माइल इनको उड़ा जाए। लेकिन हरलीन दुएल का विकेट ये ले सकती हैं। अब मैथ्यूज का देखिए, गार्डनर को आउट किया 2 बारी, डिएंड्रा डॉटन को 5 बारी आउट किया है, एंड हेमलता को भी 2 बार आउट किया। तो मैथ्यूज भी काफी अच्छा इनका मैचअप है। तो सिवर के मैचअप हैं, बट बेस्ट मैचअप कोई भी नहीं है उनका। तो ये एक ध्यान देने वाली बात है कि बॉलिंग से वो चल सकती हैं, लेकिन मैचअप के हिसाब से सबसे ज्यादा चलने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कर की है और मैथ्यूज की है इस साइड से विकेट लेने की।
प्लस इस्माइल, चूंकि इनका टॉप ऑर्डर शेकी है। तो बॉलिंग परफॉर्मर अगर मैं प्रायोरिटी करूं, हेली मैथ्यूज, एमिलिया कर एंड इस्माइल, एंड देन नेट सिवा। अब गाइस, जब मैं मुंबई इंडियंस के बैटर्स भिड़े हैं तो वहां पे भी यार दो से तीन नाम कॉमन है। गार्डनर का तो जगह जगह कॉमन है, हर प्लेयर को आउट किया उन्होंने, लेकिन बेस्ट मैचअप उनका एमिलिया कर के साथ है। डॉट 10 का भी देखिए दो बेस्ट मैचअप निकल के आए हैं। यस्तिका भाटे को उन्होंने एक इनिंग में देखिए एक विकेट ले लिया था, और ये लेके आएंगे पावर प्ले में ओवर अपना। तो बस भाटिया जी को बच के रहना पड़ेगा। सिवर को भी देखिए 4 में 2 बारी आउट कर चुकी हैं। गार्डनर ने भी 2 बारी आउट किया है, लेकिन बहुत रन दिए हैं, और 12 इनिंग में 2 बारी आउट किया, तो इसलिए एवरेज आप देखोगे तो डॉटन का बेटर है। उसके बाद मैथ्यूज को सबसे ज्यादा परेशानी दी है कन्वर ने, 3 में से 2 बार आउट किया है। गार्डनर ने भी 3 बार आउट किया है, लेकिन 12 इनिंग खिला के। हरमनप्रीत कौर को अगर कोई आज परेशान कर सकता है एज पर डेटा, वो है ऐश गार्डनर। उसके अलावा इनके करंट बॉलिंग लाइनअप से कोई भी बॉलर ने इनका विकेट नहीं लिया है। प्रिया मिश्रा कुड बी न्यू प्लेयर जो इनके साथ पंगे लें और इनका विकेट लें। अमनजोत कौर को भी एक बार आउट किया ऐश गार्डनर ने। तो यहां भी अगर प्रायोरिटी ऑर्डर देखोगे तो यार ऐश गार्डनर, डिएंड्रा डॉटिन एंड देन कन्वर मैचअप के हिसाब से। बट अगर अपॉर्चुनिटी कम मिली तो प्रिया मिश्रा। अब इतनी सारी एनालिसिस हो गई, अब तो आप इस टेबल को समझ ही गए होंगे। नंबर्स देखिए, सीक्वेंस में लगाइए डिक्रीजिंग ऑर्डर में, और टीम डिसाइड कर लीजिएगा। दोस्तों, मेरी टीम इस प्रकार से रहेगी। इसमें मैं बैटिंग से सिर्फ एक ही प्लेयर को ले जा पा रहा हूं, जो कि हैं हरिकेन कौर। मुझे आज भी इनसे उम्मीद है ये तूफान लाएंगे पूरे पिच पे। इधर से कीपिंग में मोनी तो फिक्स रहेंगी सबकी, मेरी भी फिक्स है। यस्तिका भाटिया पे मैं थोड़ा सा पंट ले रहा हूं बिकॉज ऑफ हर गुड हेड टू हेड रिकॉर्ड्स, एंड थोड़ा सा कीपिंग से वैल्यू अगर पहले बॉलिंग कराती है एमआई तो ये मुझे मस्ट हैव लगती हैं। ऑलराउंडर में 5 ले जा रहा हूँ, कोई छेड़छाड़ नहीं इनके साथ, कोई एक्सपेरिमेंट नहीं। बॉलिंग से देखिए थोड़ा सा आप आश्चर्यचकित होंगे कि मैं 2 बॉलर लेके जा रहा हूँ गुजरात के, कन्वर को भी मैं जगह दे रहा हूँ। तो देखिए बेटर हेड टू हेड रिकॉर्ड है इनका, और मिश्रा की बहुत ही शानदार फॉर्म है, और इनकी बॉलिंग बहुत अमेजिंग है। तो इसलिए मैं इन दोनों को रख रहा हूँ। शाका शाक को मैं एक कंडीशन पे रख सकता हूँ कन्वर की जगह, अगर वो बॉलिंग फर्स्ट करती हैं। आ, जैसा कि देख रहे हैं कि नए फैंटेसी सिस्टम के हिसाब से बॉलिंग को कम पॉइंट मिल रहे हैं, अच्छी बैटिंग को ज़्यादा पॉइंट मिल रहे हैं, इसलिए मैं इस सिवर को रख रहा हूँ कैप्टन, क्योंकि ये नॉट आउट 80 मार के आ रही हैं, ये देखिए आप की फोटो भी आई थी इसमें। और गार्डनर की भी बहुत अच्छी बैटिंग से फॉर्म है, प्लस फर्स्ट बॉलिंग में ये इनके विकेट कन्फर्म्ड है। तो ये सिनारियो इस हिसाब से है कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ एमआई पहले बैटिंग करेगी और गुजरात बॉलिंग करेगी। अगर ये रिवर्स होगा तो कहानी में पूरी तरह से तब्दीलियां आ जाएंगी। उस केस में सिवर मेरी कैप्टन होंगे और वाइस कैप्टन हेली मैथ्यूज होंगे। मैं गार्डनर को कुछ नहीं बनाऊंगा, बट ड्रॉप करने लायक प्लेयर वो तब भी नहीं है। दोस्तों, अंत तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। होप आपने वीडियो पूरा देखा होगा और आपको मेरी एनालिसिस पसंद आई होगी और समझ आई होगी। आप अच्छी टीम बनाइएगा, पैसे लगाइएगा, पैसे जीतेगा, और बने रहिए हमारे साथ। अगले वीडियो में भी बहुत ही अच्छी एनालिसिस लेके हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, टेक केयर।